हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे बीपीएससी TR3 में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के कुल 35 प्रश्नों की एक सीरीज हम लेके आए हैं। ये हमारा जो है विज्ञान का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला सिल्वर, जिसे क्या कहते हैं, चांदी भी कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूं दोस्तों। आघातवर्धना वह होता है जो किसी धातु का वह गुण है जिसमें धातु को पीट पीट कर बढ़ाया जाता है और अपनी इच्छानुसार आकार में ढाला जा सकता है। तो इसका सिल्वर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो इसमें दोस्तों पेट्रोलियम का कौन सा अवयव नहीं है, कोक। कोक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोक जो है दोस्तों वो कोयले से प्राप्त होता है। कोक कोयले से प्राप्त होता है और यह जो है पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, डैश का उदाहरण है। तो पीवीसी दोस्तों किसका उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला योगात्मक बहुलक का उदाहरण होता है। पीवीसी योगात्मक बहुलक का एक उदाहरण है। योगात्मक बहुलक को दोस्तों श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 69 में देखेंगे, द्रवित तांबे को धीरे धीरे ठंडा करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है जिसके कारण तांबा जो है फफोलेदार हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा। द्रवित तांबे को धीरे धीरे ठंडा करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जिसके कारण तांबा जो है फफोलेदार हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर अगला है सीरे। सीरे से चीनी के निष्कर्षण में किसका उपयोग होता है। सीरे से चीनी के निष्कर्षण में किसका उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड से। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसोहॉल में पेट्रोल के साथ क्या मिलाया जाता है। गैसोहॉल में पेट्रोल के साथ क्या मिलाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल जो है मिलाया जाता है। गैसोहॉल में पेट्रोल और एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 10% और 90% होती है। पेट्रोल 10% होता है और एल्कोहल कितना परसेंट होता है दोस्तों, 90% होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा पादप रोग जीवाणु जनित रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है ये पादप रोग जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन का प्रकार किस प्रकार का होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74 है, मानव में शिशु के लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला पिता का वाई गुणसूत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइलो बड़े अनाज भंडारण कक्ष होते हैं। साइलो जो है बड़े अनाज भंडारण कक्ष होते हैं जिनमें अनाज के सुरक्षित भंडारण हेतु निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों C2,4-D। C2,4-D का उपयोग जो है नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक खरपतवार नाशक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म रबी की फसलों का एक उदाहरण है। तो रबी की फसलों का वह एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों, चना और सरसों। चना और सरसों जो है ये रबी की फसलों के एक उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम मेटाबाइल सल्फेट क्या है। सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों C, यह एक खाद्य परिरक्षक है। यह एक क्या है, खाद्य परिरक्षक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 है दोस्तों, मानव में नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन कहाँ होता है। मानव में नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन कहाँ होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है, धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह रखती है। धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह
रखती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। धातुमय प्रदीप्तपन, धातुमय प्रदीप्तपन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है दोस्तों? 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो 81 का जो है बच्चों सी, तो दोस्तों 81 का जो है सी जो है यह सुमेलित नहीं है। खसरा यहाँ पर लिखा है वो जीवाणु के द्वारा होता है, जबकि जो है खसरा जो है दोस्तों ये एक विषाणु से होता है। खसरा विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। संपर्क बल का उदाहरण कौन सा नहीं है? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल जो है वो संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ाया जाता है तो दाब का मान क्या होगा? यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ता है तो दाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84 है, कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए होती है? कौन सा ईंधन जो है प्रदूषण रहित वाहनों के लिए सही है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? पहला वाला, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे सीएनजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन विकल्प कौन सा है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला जो है सही हो जाएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, जीवों की आनुवंशिक इकाई क्या होती है? जीवों की आनुवंशिक इकाई जो है जीन कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों की समान मात्रा का पूर्णतः दहन करने पर किसके दहन से हमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, एलपीजी। एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 88 है। प्रश्न नंबर दोस्तों 88 देखेंगे यहाँ पे, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर का कारण क्या है? जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर का एक मुख्य कारण है दोस्तों कोशिका आवरण, लवक, रसधानी और ये सभी तीनों जो है मुख्य कारण होते हैं। तो इसका चौथा वाला उत्तर सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अथवा कांपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं? भूकंप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने का कारण कौन सा वायु प्रदूषक है? ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने का कारण कौन सा वायु प्रदूषक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों CFC, जिसका पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 है, सौरमंडल के केंद्र का तारा है। सौरमंडल के केंद्र का तारा क्या है? सूर्य। सूर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण क्या है? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा तेल रिफाइनरी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 93 है। प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। बृहस्पति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश के परावर्तन का आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन का कोण कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 30 अंश ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, मान लीजिए ये कोई परावर्तक सतह है दोस्तों और ये इसका अभिलंब हो गया, इस पर कोई आपतित किरण यहाँ पे हो रही है। आपतित किरण कोई आ रही है और कितने अंश पर आ रही है यहाँ पे दोस्तों? 30 अंश पे कोण पर आ रही है। तो जितने अंश पर यहाँ पे टकराएगी उतने ही अंश पे यहाँ पे परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण दिया है 30 अंश, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 अंश होगा। तो 30 अंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 95 है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की जो है प्रबलता निर्भर करती है किस पे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 96 देख लेते हैं दोस्तों,
1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 97। निम्न में से विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह पर आधारित युक्ति कौन सी है दोस्तों? इसमें सेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति की ऊंचाई 10 मीटर है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर। तो यदि दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई 10 मीटर है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई का जो है वो शीशा खरीदेगा? तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों h/2 होता है। h क्या है? ये मनुष्य की लंबाई है। तो शीशे की लंबाई निकालने के लिए मनुष्य की लंबाई में 2 से भाग दे दिया जाता है। तो 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो आवश्यक दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो 5 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया में धातु का लेपन होता है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में धातु का लेपन होता है कैथोड पर। कैथोड पर जो है धातु का लेपन होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 35 क्वेश्चन जो है यहाँ पे विज्ञान के कराए हैं और इस 35 क्वेश्चन में आप अपना बताइए कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।